हुआ, लेकिन जंगी माहौल पूरी तरह पैदा हो गया। पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां भारत ने ड्रोन हमले ना किए हो। पाकिस्तान के अपने दावाजात हैं कि हमने 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें से 3 राफेल, जो कि इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई ग्रां कदर शुमार होते थे। बनज़रे गायब देखा जाए, बगैर तासुब के देखा जाए, तो मुझे भी एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हैरानी है कि किस तरह पाकिस्तान की फजाई हदूद को पार करके ड्रोन्स मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रहे हैं। अब अगर नाम लेना शुरू करूं तो व्लॉग तवील हो जाएगा। यानी जियोग्राफी आप ले लें पाकिस्तान, कहने दीजिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रसाई हासिल कर ली है ड्रोन्स ने, और पाकिस्तान अभी तक कोई मुअस्सर जवाब देने से कासर चला रहा है। और अभी मैंने सुना है कि एक बहुत बुलंद सतह पर मीटिंग हो रही है, जिसमें इस वक्त दफाई सूरत हाल पे गौर फिक्र किया जाएगा और ब्रीफिंग दी जाएगी। चलिए नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि जंग वहशी इंसानों का पेशा है। मैं ये भी कहता चला रहा हूं कि जंग से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि जंग के खात्मे के बाद जो मंजर उभरता है वो बड़ा ही दिलखराश होता है। और जंगों के बाद जख्मियों की फौजें, अंबार, मातम और नोहा खानों की भीड़, चीहो पुकार और लूट मार करने वालों की फौज। जंग के बाद तबाह हाल मुल्कों में ये मंजर उभरता है। पाकिस्तान अभी तक मुअस्सर जवाब क्यों नहीं दे रहा? आइए मैं आपको अपनी राय से आगाह करता हूं और एक तवील सफर, सियासी तजुर्बे और सोचने समझने की जो 50 साल मुशक्कत है, उसकी रोशनी में मैं आपके सामने अपनी राय रखता हूं। इस राय से इत्तेफाक करना या ना करना, इसमें आप आजाद। पाकिस्तान और भारत की अगर अफवाज का मुआवजा किया जाए तो भारत कई गुना हमसे बड़ी फौज रखता है, और अगर टैंक्स गिने जाए तो भारत के कई गुना ज्यादा टैंक्स हैं। अगर तैयारे गिने जाए तो वो भी, तोपें गिनी जाए तो वो भी, असलहा गिना जाए तो वो भी, और अगर शुमारियत के हवाले से अददी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की फौज हुजम में बहुत बड़ी। मैं कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान अगर जंग छिड़ती है, अब मैं नहीं कहता कि मुसल्लत की जाती, अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि वो एटमी मिसाइल दाग। अब सवाल उठता है कि जब हर शहर में, हर इलाके में भारतीय ड्रोन्स मार कर रहे हैं तो पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास वसी पैमाने पर जंग छेड़ने का रिस्क लेने की कोई वजह और दलील नहीं। जरा फिर समझिए कि फर्ज करें कि भारत के साथ तमाम सरहदों पर और हवाओं और फजाओं में यकदम जंग छिड़ जाती है, तो मुझे कहने दीजिए और याद रखिएगा कि हम मुकाबले में उनके कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैं कहता हूं, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री नहीं, डायरेक्ट टेररिस्ट कंट्री जो खुद टेररिज्म करती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म। इस पर डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले थोड़ा पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा। ये हैं दीपक परवानी, पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू। ये एक एक्टर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और इनकी टोटल एसेट्स 71 करोड़ रुपया पाकिस्तानी है। 71 करोड़ रुपये का मतलब ये होता है कि 20-25 करोड़ रुपया इंडियन। अब आप खुद बताएं कि 20-25 करोड़ रुपया इंडिया में एक पानी पूरी वाले के पास भी होते हैं। ये पाकिस्तान के रिचेस्ट हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को बिजनेस में भी बड़े मसले होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को हर चीज़ में बहुत मसला होता है। आपको ना लीडिंग एक्टर्स में कोई मिलेगा, जिस तरह इंडिया में माइनॉरिटीज़, मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटीज़ कहते हैं, मेरी नज़र में वो माइनॉरिटीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलरिज्म की जो यूनाइटेड नेशंस में जो डेफिनेशन है उसमें कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होता। तो भारत में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, सेक्युलरिज्म के हिसाब से सब बराबर है। अगर भारत एक हिंदू स्टेट होती ना, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ऐसे अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू रिपब्लिक होती ना, तो फिर बाकी सारे धर्म जो है ना वो माइनॉरिटी काउंट होते जैसे पाकिस्तान में। लेकिन भारत तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर स्टेट है, तो वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो भारत का हिस्ट्री का अमीर तरीन एक्टर कौन है? एक मुसलमान है। हिस्ट्री के टॉप 5 अमीर तरीन एक्टर्स में देखेंगे तो 2-3 मुसलमान हैं। तो यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का ये हाल है, जबकि कराची शहर जो है वो आबाद ही माइनॉरिटीज़ ने किया था। जब अंग्रेज़ों ने कराची की नेचुरल पोर्ट की इम्पोर्टेंस देखी और मुंबई और मद्रास की जो पोर्ट्स के ऊपर बोझ कम करने की कोशिश की, तो कराची को डेवलप किया। तो भारत में जो मतलब ब्रिटिश इंडिया में जो अमीर बिजनेसमैन थे उनको अट्रैक्ट किया। वैसे ही कराची में और सिंध में हिंदू मेजॉरिटी थे, तो वहाँ पे हिंदू बनिए कहलाते थे। बनिए कौन होते हैं? अमीर होते हैं ना। जो बनिए लफ्ज़ है वो
अमीर होते थे, तो कराची और सिंध के सारे अमीर जो लोग थे वो हिंदू थे या फिर पारसी थे। आज सफाया हो गया है कराची से पारसियों और सिंधियों का, हिंदू सिंधियों का। और अब आप देखें, एक भारत के 20-25 करोड़ रुपए का मालिक पाकिस्तान का अमीर तरीन हिंदू है। ये फ़र्क है माइनॉरिटीज़ में और मेजॉरिटीज़ में। दूसरा मैं ये बता दूं कि जो हमारे खालिस्तान का शोशा जिन्होंने छोड़ा है उनको मैं सिख ही नहीं समझता, क्योंकि ये कनाडा और यूके से और अमेरिका से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान की आईएसआई की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे, और बाकी पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी टट्टू सारे। तो उनको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इस जंग में पाकिस्तान ने सर तोड़ कोशिश की अमृतसर पे मिसाइल मारने की, जो कि भारत ने इंटरसेप्ट किया, और इसको मैंने देखा बहुत सारे सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रिशिएट किया, और वो भारत को अपनी भारत माता समझते हैं, भारत में जो जितने भी सिख हैं। क्योंकि खालिस्तानी शोशा जिन्होंने छोड़ा है उनसे पहले कई बार मैंने भी और दुनिया सवाल करती है कि ननकाना साहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या जगह होगी, पंजा साहब, करतारपुर साहब, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाती। आपको खालिस्तान बनाना है भारत में जहाँ पे सिखों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता, सिखों को अपनी पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से, अपना सबके हिसाब से बराबर, कहीं कुछ जगहों पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे फॉरेन सर्विस में, हर जगह आपको, जबकि अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। फिर मैं दिल्ली में देखता था, दूसरा भारत में हर जगह आपको सिख बिजनेस करते हुए मिलेंगे, जॉब करते हुए मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मिलेंगे, बिल्कुल इक्वल सिटीजन्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। ये आज से 5 साल पुराना वाक़या है, मैं इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है। ये ननकाना साहब में एक सिख लड़की को एक मुसलमान मुल्ला का लड़का उठा के ले गया और उसको बाय फोर्स कन्वर्ट किया। फिर 1 साल तक उसको अपने पास रखा शादी करके, और फिर उसने, लड़की ने कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स से तो एक बार मिलने दो, तो वो लेके गया पेरेंट्स के घर और खुद बाहर खड़ा रहा कि जाओ जल्दी मिल के आओ। तो लड़की के पेरेंट्स ने उससे शिकायत की कि तुमने क्यों कन्वर्ट किया, तो लड़की ने कहा आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए। क्यों करते हैं, पाकिस्तान को तो धमकी देते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लेते हैं कि सालसी का उन्होंने क्या किया। तो ये क्या हुआ है भारत के साथ, ट्रेड की धमकी दे के मना लिया इंडिया को? नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने ना नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया होगा, बिकॉज इट वाज बेसिकली इररेलेवेंट। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना, कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ये करो नहीं तो मेरा ट्रेड ही हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये वो नंबर लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। उसका ये बयानिया है ना कि ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो उसने इसके अंदर भी ट्रेड ठोक दिया। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ट्रेड वेड की बात नहीं हुई, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दें तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। वो ये बोलता क्या होगा, उन्होंने सुन ली होगी, हमने भी सुन ली होगी इंडियंस ने भी, आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था कि सीज फायर हो जाए। तो जब उसने कहा कि जी अब सीज फायर कर दें, और बात की होगी कि आई विल रिवॉर्ड यू, और इसको वो बातें बड़ी करता है ना, उसने बहुत सी बातें कर दी होंगी, तो इन्होंने फिर कहा होगा हाँ हाँ कर दें आप सीज फायर। अब उसने सारी क्रेडिट ले ली है कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल करके और सीज फायर करा। हालांकि अमेरिका जब कहता है किसी को तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि क्या लेना देना, अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया को कहा यार बस करो, इंडिया ने कहा अच्छा जी, पाकिस्तान ने कहा बस करो, अच्छा जी, दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं बस करें। बेसिकली ये हुआ है। तो और ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने शुरू में ये कहा, हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आप। तो इन दी एंड आके सारी क्रेडिट ले गए। और मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। इंडिया का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, बिकॉज वो तो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई बाहर का मुल्क आके उनकी इमदाद करे या मीडिएट करे। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें ज़रूरत नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक बार हम देखें दोस्तों कि जहाँ जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद में पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि दोस्तों की पाकिस्तान के जो एंकर हैं वो, उनको कुछ एंकर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सच्चाई क्या है कि किस तरह से भारत की सेना ने वहाँ पर हमले किए हैं और पाकिस्तान के जो
पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उसको कैसे उन्होंने मिटाया है। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की सरकार द्वारा उनके चैनल भी शायद बैन कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, उन्होंने एक पत्रकार ने साफ साफ ये भी बोल दिया कि इनके देश को आतंकी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने आतंकी प्रोड्यूस होते हैं इस देश से कि आगे आने वाले देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, देशों के लिए खतरा है, दूसरे देशों के लिए। अभी तो शायद ये भारत के लिए खतरा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये शायद वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाए, जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादी लगातार पनपे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनको भारत की सेना के द्वारा जिस तरह से लपेटा गया, और भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद में पाकिस्तान को चारों ओर मुँह की खानी पड़ी, जिसके बाद में पाकिस्तान की सेना ने थोड़े एक्शन लेने शुरू करे तो उसकी सेना को भी सही से जवाब दिया गया। और उसके बाद में पाकिस्तानी सेना ने के आर्मी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके ये वार रुकवाने की कोशिश करी, जिसके बाद में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हुए शायद इस वार को रोक दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को जल्दी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। Underlined our traditional friendship with the Afghan people and continuing support for their development needs. Discussed ways and means of taking cooperation forward. So अफगानिस्तान का मिनिस्टर भारत का दौरा करता है, फिर कहा जाता है कि हमारी उससे बातचीत भी हुई है, और बातचीत में पाकिस्तान ने जो दावे किए थे कि जी भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल मार दिया है, उसको अफगानिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और भारत को भी बता दिया है कि हमें आपसे कोई गिला नहीं है। भारत जिस तरह की पोस्टरिंग कर रहा है मीन्स कि वो इस अफगान हुकूमत के क्लोज होना चाह रहे हैं। वो पिछली अफगान हुकूमत के बहुत ज्यादा क्लोज थे, बल्कि अफगानिस्तान के जो फौजी थे वो भी भारत में ट्रेनिंग करने जा रहे थे। आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी। अब इस अफगान इंटरम हुकूमत कहते हैं, वैसे तो इंटरनेशनली है तो असल वही हुकूमत है, अब उन्हीं की चलना है रूल, वो भी अब भारत के क्लोज होना शुरू हो गए। वजह बताऊं, इन जर्नैलों की आकबत नाअंदेशी। ये 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, तो यही चूरन बेचा गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से पाकिस्तान खित्ते का कोई किंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारी हुकूमत हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी, इधर भी हम कर लेंगे तो हम वस्ती एशिया रियासतों तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी पाकिस्तान की। जब वक्त आया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करने का, और जिस पे अफगान तालिबान को थोड़ा एतबार हो सकता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, डबल क्रॉस नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, उसको जेल में डाल दिया और खुद एंटी अफगान पॉलिसी लेकर सामने आ गए, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहाँ तजलील करके निकाला गया। इसमें भी वजह यह थी कि जी बहुत सारे अफगान, ये सोचा गया था कि इमरान खान के जलसों में और लॉन्ग मार्चेस में आ जाते हैं, तो हंगामी बुनियादों पर यह ऑपरेशन किया गया और अफगान तालिबान को बार बार तंग किया गया कि जी आप दहशतगर्दी भेज रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उनको एलियनेट कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान की फौज पे इतना सा भी भरोसा नहीं करते। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन में आपने वीडियो के माध्यम से देखा दोस्तों कि जैसे कि पत्रकार बोल रहे हैं कि हाँ, जिस दिन भारत ने अटैक किया था उस दिन भारत की तरफ से बहुत सारे ड्रोन आए थे और बहुत ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी गई थी, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मच गई थी और लोग इधर से उधर भागने लग गए थे, जिसके बाद में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शिकायतें भी करी कि ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या संकट आ गया है। लेकिन दोस्तों ये संकट भारतीय आर्मी के द्वारा दिया गया था। जो भारत के जो बहरम जो मासूम लोग थे उनको मारा गया पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो उनके यहाँ पर पनाहगार थे, जिसके बाद में पाकिस्तानी सेना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि भारत ने इस तरह का एक्शन लेने के लिए बाद में पाकिस्तानी सेना ये सोची कि अब हम क्या करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने एकदम से अटैक किया था और पाकिस्तान के पास कोई भी इसका जवाब नहीं था और पाकिस्तानी सेना भी शायद इधर उधर भागने लग गई थी, जिस तरह की बोला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये हमला हुआ था, कोई भी देश हो उसे एकदम से कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो स्पीड है और रफ्तार है, जिस तरह से जो भारत के पायलट है वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए अलग से ही ये दिखा दिया था कि
कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइकें होने वाली हैं, और भारत ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिए। सब कहना है पाकिस्तान के पत्रकारों का, और पाकिस्तानी पत्रकारों ने उनको उनकी औकात दिखा दी है पाकिस्तान की सेना को, और पाकिस्तान के जो मीडिया है उसको जो लगातार ये कह रहा है कि हमने जंग जीती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा कोई भी जंग नहीं जीती गई। पाकिस्तान को लगातार मुँह खानी पड़ी जंग के अंदर, इसलिए तो उन्होंने पाकिस्तान के जो सेना आर्मी है उन्होंने शायद डोनाल्ड ट्रंप के सचिव को जो उनको भी फ़ोन किया कि इस वार को रुकवाया जाए, तो नहीं तो ये देश तहस नहस हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।